झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही अब जानते हैं एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में जो लंबित थी उसका फैसला आज हम लोगों के सामने है। और ये फैसला अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि चलिए देख लेते हैं इसके पीछे के लॉजिक को कि आखिर जो फैसला आज आया है ऐसा ही फैसला आने के पीछे कोई कारण है। अगर कारण है तो क्या है तो वो देख लीजिए। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के दो केस को कोट करूँगा। पहला महाराष्ट्र और दूसरा एमपी का। देखिए पहले मामले में क्या था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बात किसमें, पंचायत इलेक्शन में, पंचायत चुनाव। ये पंचायत चुनाव में जो ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है या पंचायत चुनाव में जो आरक्षण का प्रावधान है, इसके लिए राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसको नियमावली बना कर देती है। हर अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट यह नियमावली राज्यों में पंचायत का चुनाव और राज्यों में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी, तो राज्य निर्वाचन आयोग की। यही इसका एकदम सिंपल सा बात। महाराष्ट्र वाला में क्या मामला आया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण देना मिलना ही चाहिए, क्योंकि आरक्षण इसीलिए दिया जाता है क्योंकि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, कमजोर तबका है, कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, इसलिए उसको आरक्षण दिया जाता है, ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। और स्वाभाविक है कि उसको मिलना भी चाहिए क्योंकि ये समाज का एक पिछड़ा वर्ग है। लेकिन इसके पंचायत में आरक्षण को देने को लेकर जो कुछ मामले बार बार विवादास्पद बन जाते हैं, उसके पीछे के लॉजिक को सुप्रीम कोर्ट ने अंततः हल निकालने के लिए फुल प्रूफ तरीका सुझाया। उन्होंने महाराष्ट्र वाला मामले में कहा कि पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण मिलना ही चाहिए, लेकिन आरक्षण का आधार क्या हो, कोई तरीका मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। तो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुलझाया या सुझाव दिया और कहा कि इसी फार्मूले के तहत ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और ये जो फार्मूला क्या है, तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। देखिए ट्रिपल फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला, ये सुझाव किसने दिया, तो ये सुझाव दिया, अच्छा ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। तो ये सुझाव जो दिया सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना था कि एक ट्रिपल टेस्ट फार्मूला होगा और इसी ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के आधार पर ही ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और अगर ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के तहत ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पंचायत का चुनाव है उसको रोक दिया जाए। इसका मतलब ये है कि ओबीसी आरक्षण के बिना, ओबीसी को आरक्षण दिए बिना भी, आरक्षण नहीं देने के बावजूद चुनाव हो सकता है, पंचायत चुनाव संभव। बहुत ही सरल शब्दों में देखिए क्या है कि महाराष्ट्र वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी को पंचायतों में पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अडॉप्ट करना होगा। अभी बताएंगे ये फार्मूला क्या है। और अगर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अडॉप्ट करने में देरी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि पंचायत चुनाव ना हो। वहाँ जो ओबीसी का जो सीट है उसको जनरल का काउंट कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पंचायत चुनाव होना चाहिए। और ये निर्णय लेने का काम राज्यों में पंचायत चुनाव हो या न हो, ये जिम्मेदारी किसकी, तो राज्य सरकार की और राज्य निर्वाचन आयोग के, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया। ये जो स्पष्ट हुआ ये महाराष्ट्र वाला केस में। अब एमपी का मामला आया। एमपी में क्या था कि एमपी में राज्य सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया। अब ओबीसी को आरक्षण देने के बाद उसका आरक्षण का परसेंटेज 50% से ज़्यादा हो गया। टोटल आरक्षण की बात कर रहा हूँ मैं, किस में, तो पंचायत इलेक्शन में। अब ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ कहा कि आप किसी भी शर्त में आरक्षण को 50% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था स्टेट गवर्नमेंट को, एमपी स्टेट को, कि आप आग से मत खेलिए। ओबीसी जो है एक बहुत बड़ा वर्ग है
और उसका आरक्षण का मुद्दा बहुत ही सेंटिमेंटल है, इसलिए ये एक तरह से इसके साथ छड़काने मतलब आग से खेलना, ये नहीं होना चाहिए। ओबीसी को आरक्षण दीजिए, लेकिन फिर वहाँ बात आई ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के तहत, इसलिए महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि इलेक्शन को होल्ड कर दिया गया। और मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को अडॉप्ट करते हुए क्या किया कि एक कमीशन गठन किया। ठीक है, तो चलिए अब बात आ जा रही है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला की। तो चलिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का, इसमें है कि जैसे जो ये है कि ओबीसी को आरक्षण देना है, उसके लिए एक फार्मूला है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। इसमें जो पहला पॉइंट हुआ कि एक कमीशन बनेगी। ठीक है, पहला पॉइंट जो हो गया कि एक कमीशन का गठन किया जाएगा, एक कमीशन बनेगी। ठीक है, कमीशन का काम क्या होगा, तो कमीशन ये करेगी कि किसी भी राज्य में जो ओबीसी की जनसंख्या है उसका डेटा कलेक्ट करते हुए डेटा कलेक्ट करेगी, और डेटा कलेक्ट करते हुए वो क्या करेगी, डेटा जो स्टोर होगा, डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी राज्य सरकार के मैकेनिज्म की, और डेटा कलेक्ट करके किसको दिया जाएगा, कमीशन को। तो जो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का पहला जो पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि जो किसी भी राज्य में अगर ओबीसी का जो क्षेत्रीय विभाजन है या फिर जिला स्तरीय विभाजन है, प्रखंड स्तरीय विभाजन है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके जो सेंसस मतलब डेटा, उसका जनसंख्या ओबीसी जनसंख्या का डेटा को कलेक्ट करवाना, ये किसकी, कमीशन की जिम्मेदारी। दूसरा, यही कमीशन जब डेटा उपलब्ध हो जाएगा तो तय करेगी कि ओबीसी को कितना % आरक्षण मिलना चाहिए। कौन तय करेगी, यही कमीशन तय करेगी। ठीक है, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है, स्पष्ट है कि ये पहले तो कमीशन बनेगी, कमीशन डेटा कलेक्ट करवाएगी, और डेटा कलेक्ट के आधार पर दूसरा पॉइंट में वो रिजर्वेशन तय होगा कि कितना ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है उसमें ये तय होना है कि किसी भी शर्त में ये नॉट मोर देन 50%, किसी भी शर्त में ये भी अगर हो जाता है, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अडॉप्ट करने के बाद भी ओबीसी का आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, ओबीसी का आरक्षण को लेकर ये मामला जो है ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल है, लेकिन इसके जो टेक्निकल पक्ष है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है कि आखिर क्यों ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्पष्ट निर्देश है कि धीरे धीरे सभी राज्यों में यह लागू होगा ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। और ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूला समझ गए कैसे है, तो एक्चुअली क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए झारखंड का। ठीक है, झारखंड का जो ओबीसी में आरक्षण है कितना % है, 14%। ठीक है, अब देखिए ओबीसी का आरक्षण 14% है। अब झारखंड में जिलों की संख्या 24 और ब्लॉक लगभग 267 या 266 ऑलमोस्ट, अभी एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। चलिए, तो ब्लॉक कितना, अब क्या है देखिए, इसमें क्या है कि सीधा सीधा क्या हुआ कि मान लीजिए पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 14% आरक्षण दे दिया गया। अब ये बताइए 14% आरक्षण दे देना, किसी ब्लॉक में ओबीसी का जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए किसी ब्लॉक में उसकी जनसंख्या 1 लाख और किसी ब्लॉक में उसकी जनसंख्या 1000 है। तो कि कोई एक ब्लॉक में जहाँ जनसंख्या 10,000 है, किसी ब्लॉक में 1000 है, मान लीजिए ब्लॉक ए में 1000 है, वहाँ 14% देना उचित है या अनुचित है, या ब्लॉक बी में 10,000 है या 1 लाख जनसंख्या ओबीसी का, वहाँ 14% देना उचित या अनुचित है। यहाँ क्या होता है कि आप बल्क में मतलब एक मुश्त 14% अगर देते हैं तो पंचायत चुनाव क्षेत्रीय स्तर पे त्रिस्तरीय चुनाव होता है, यहाँ जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा ओबीसी बहुल क्षेत्र होगा जहाँ उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ उसका आरक्षण कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली आरक्षण क्यों दिया जाता है, आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो समाज का पिछड़ा वर्ग होता है, और समाज के पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाता है कि ताकि समाज की प्रत्येक गतिविधि में, इवन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सत्ता संचालन में भी भागीदार बने। ठीक है, तो इसीलिए ये आरक्षण की व्यवस्था की बात है। तो आप समझिए 2 मामला जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, यही तो मैंने कहा कि आज जो झारखंड का जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई, जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें जो निर्णय आया वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इससे मिलता जुलता इस तरह की सुनवाई पहले हो चुकी थी। अब है कि आरक्षण की बात। आरक्षण
पंचायत चुनाव में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आरक्षण का जो प्रावधान है वो कैसे दिया जाता है उसको, तो इसको झारखंड से रिलेट करके थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए झारखंड में जो है, झारखंड में क्या है कि जो पंचायत की इलेक्शन, पंचायत चुनाव, अभी पंचायत की घोषणा हुई है, ये जानते हैं 32 वर्ष के बाद 2010 में पहली बार, कब? आफ्टर 32 ईयर्स 2010 में, ठीक है। झारखंड में पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, तो 32 वर्षों के बाद 2010 में हुई थी। ऐसे भी झारखंड में जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो झारखंड में सबसे पहले 2001 में पंचायती राज से जुड़ा हुआ अधिनियम 2001 में पहली बार कानून, और 2010 में दूसरी बार पंचायती राज अधिनियम को लागू करने के लिए एक्ट कानून बना, और उसी के आधार पर राज्यों में चुनाव, पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव होती है, ठीक है। तो ये जो चुनाव हो रही है, तो इसमें आरक्षण का प्रावधान है, स्पष्ट रूप से है आरक्षण। चलिए इसको देख रहे हैं हम लोग झारखंड के नज़रिए से, ठीक है। आरक्षण की बात है तो आरक्षण का तो है ही इस प्रावधान, किस में? तो जो पंचायती राज अधिनियम के तहत झारखंड में जो पहले 2001 में कानून बनी थी, और फिर उसको 2010 में संशोधन हुआ था, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2010, और इसके तहत तो उस समय क्या हुआ था कि आरक्षण को बहुत स्पष्ट किया गया था। उसमें जो आरक्षण को स्पष्ट किया गया था, इसमें पहला था कि जो महिलाओं का आरक्षण है वो 50% होगा। कुछ पॉइंट देख लीजिए, महिला 50% एकदम, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2010 झारखंड, ठीक है। दूसरा जो एससी शेड्यूल एरिया, तो जान ही रहे शेड्यूल एरिया विवाद हाई स्कूल टीचर नियुक्ति में आया है, यह झारखंड नियोजन नीति में। शेड्यूल एरिया, झारखंड शेड्यूल एरिया में आता है, झारखंड के कुछ जिले शेड्यूल एरिया में आते हैं। ये किस लिए? क्योंकि ये शेड्यूल 5 में है, ठीक है। शेड्यूल 5 के तहत, संविधान का जो शेड्यूल 5 है उसके तहत झारखंड के कुछ जिले को शेड्यूल एरिया में किया गया है, ठीक है। कि जो शेड्यूल एरिया है, तो शेड्यूल एरिया में क्या है कि जो पंचायत जो नियमावली बनी है पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2010, इसके तहत यहाँ के कुछ पद जो है ना, ठीक है, यहाँ के जो कुछ पद हैं, जैसे अध्यक्ष, प्रमुख, मुखिया, यहाँ क्या है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया में यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल 5 के तहत जो शेड्यूल्ड एरिया है झारखंड में, वहाँ अध्यक्ष, प्रमुख और जो मुखिया का पद है वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व होगा। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए रिजर्व होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए? तो एससी और एसटी के लिए रिजर्व होगा। चलिए फिर जैसे आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि जो शेड्यूल एरिया को छोड़कर, तीसरा पॉइंट देखिए, शेड्यूल एरिया को छोड़कर जो क्षेत्र है वहां क्या होगा कि अध्यक्ष, प्रमुख और मुखिया हो गया, तो वहां क्या होगा? उपाध्यक्ष, उप प्रमुख, उप मुखिया, इसका जो पद होगा, ये कंप्लीट डिटेल्स है। उप मुखिया का जो पद होगा ये क्या होगा? अनरिजर्व्ड होगा, अनारक्षित, ठीक है। ये क्या होगा? तो अनारक्षित होगा, शेड्यूल एरिया को छोड़कर। उपाध्यक्ष, उप प्रमुख और मुखिया का पद क्या होगा? तो अनारक्षित होगा। फिर हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या कि जब चौथा में आते हैं तो यहाँ है कि जो पेशा एक्ट है ना, पेशा एक्ट, चूंकि शेड्यूल्ड एरिया में क्या है कि शेड्यूल्ड स्टेट में पेशा एक्ट भी लागू होता है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया 1996 पेशा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो नियमावली बनाया गया झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव कराने के लिए, पंचायती राज अधिनियम
संशोधित अधिनियम 2010, उसमें कहा गया कि पेशा के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना है। पेशा अलग से एक टॉपिक है, इसको देख लिया जाए, लेकिन सिंपल सी बात है कि पेशा में और कुछ नहीं है। पेशा में शेड्यूल एरिया में जो परंपरागत ढंग से जो पंचायतें चलती हैं, उन पंचायतों को प्रोत्साहन देना और उसके अधिकारों में वृद्धि करना, बस मोटा मोटी यही है ये पेशा। तो पेशा को भी ध्यान में रखना है जो पंचायत व्यवस्था के तहत चुनाव जो कराया जाएगा उसमें। अब देखिए क्या है कि जो आरक्षण का प्रावधान है, तो आप जानते हैं जो आरक्षण का प्रावधान है वो आया कहाँ से और मिलता कहाँ से, और आरक्षण में वरीयता किसको किसको दिया जाता है। तो आप जान रहे हैं ये संविधानिक संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 243D, मोस्ट इंपोर्टेंट 243D के तहत पंचायत जो चुनाव है, पंचायती राज व्यवस्था, इसके तहत आरक्षण का व्यवस्था, और आरक्षण में कुछ रैंकिंग है। ऐसे तो आरक्षण स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है पंचायती इसमें, लेकिन इसमें जैसे झारखंड की बात करें तो जैसे झारखंड में जो रैंकिंग है, तो देखिए सबसे पहला वरीयता, सबसे पहले SC या ST, लेकिन किसको? महिला। दूसरा SC ST, तीसरा किसको? OBC, लेकिन किसको? महिला। फिर किसको? OBC, और पांचवा अनारक्षित लेकिन महिला। देखिए ये है। तो झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था के साथ चुनाव होती है, तो उसमें जो आरक्षण दिया जाता है, तो आरक्षण का जो कंप्लीट ये है रैंकिंग है। पहला वरीयता किसको? तो SC ST महिला को, फिर SC ST को, फिर OBC महिला को, फिर OBC को, फिर अनारक्षित महिला को, और तो फिर ऑब्वियस है कि छठा अनारक्षित ही बचा। तो ये जो देख रहे हैं ये है कि झारखंड में जो चुनाव व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के साथ चुनाव होती है, उसमें जो आरक्षण का क्या प्रावधान है, कैसा आरक्षण दिया जाता है। लेकिन इस बार जो अभी सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला आज सुनवाई हुई, उस आखिर ये इतना हाईलाइटेड क्यों हुआ? क्योंकि ये जो OBC मतलब OBC सामान्य और OBC महिला, इसको ध्यान से देखिए। इसको क्या है, इसमें क्या है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो जो आरक्षण का प्रावधान मतलब वर्तमान जो चुनाव होने जा रही है, कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी, तो इसमें OBC को आरक्षण नहीं दिया गया। तो जब OBC को आरक्षण नहीं दिया गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? आखिर OBC का एक बड़ा वर्ग राज्य में OBC है, तो OBC अगर नाराज है तो क्यों पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्हें लगता है कि उसका अधिकार शायद छीना जाए? तो चलिए इसको एक डेटा के माध्यम से तुरंत ही समझ लेते हैं। मैंने अभी डेटा का उल्लेख किया था, तो डेटा यह है कि झारखंड में जो OBC को आरक्षण नहीं देकर जो चुनाव लेने का निर्णय है, इसमें OBC की जो वस्तु स्थिति है उसको समझना जरूरी है। तो एक डेटा है, चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसमें क्या है कि जो जिला परिषद सदस्य है उसकी कुल संख्या 536 है, जिसमें जो OBC का रिजर्व्ड सीट था वो कितना था? 92। चलिए, तो 92 सीट OBC के लिए रिजर्व था, तो पहले अनरिजर्व 202 था, 92 अब जो OBC का सीट था वो क्या हो गया? अनरिजर्व में काउंट होने लगा, तो टोटल 294 हो गया। उसी तरह पंचायत समिति सदस्य देखिए 5341 में जो OBC के लिए रिजर्वेशन था 874, अनरिजर्व पहले जो 2055 था वो हो गया 2929। अब फिर आते हैं मुखिया का पद, जो टोटल 4345 है, उसमें 48 पद OBC के लिए रिजर्व था। अनरिजर्व पहले था 1213 सीट, अब बढ़कर वो हो गया 1261 सीट। वार्ड मेंबर 53,480 में से 8,063 जो सीट था ये OBC के लिए आरक्षित था। अब पहले अनरिजर्व था 22,255, जो बाद में होगा 30,318। तो इसका मतलब अगर आप काउंट करेंगे 92 प्लस 874 प्लस 48 प्लस 8063, तो ये हो जाएगा 9077। अब ये क्या है? देखिए ये एक आंकड़ा है, ये बता रहा है कि 9077 सीट जो OBC का पिछले चुनाव के हिसाब से OBC के लिए रिजर्व था वो इस बार नहीं है। तो निश्चित रूप से OBC इस आरक्षण का लाभ तो निश्चित रूप से OBC को होता। तो OBC अगर चिंतित है
तो उसकी चिंता उचित जान पड़ती है। वो उचित इसलिए जान पड़ती है क्योंकि ये डेटा फैक्ट बता रहा है कि लगभग 9077 सीट जो ओबीसी के लिए जब था वो अब अनरिजर्व हो गया।